हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सबने अपना फॉर्म तो भर दिया होगा। अब आप क्या लगे, अब आप जोरों शोरों से किस में लगे, अब आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लग गए होंगे। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भाई आपका जामिया मिल्ला इस्लामिया की, जो आपका किसका आने वाला भाई, आपका क्लास 9th का क्या आने वाला भाई, आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। आपको कौन सा मार्च के लास्ट में होने वाला है, ठीक है ना, मार्च के लास्ट में होने वाला है। तो इसके फॉर्म फिल होने तो क्या हो गए, बंद हो गए हैं। मार्च का पेपर क्या होगा, आपके मार्च में लास्ट हो सकता है। मेरे भी माइंड से आपकी डेट निकल रही है एग्जैक्ट, ठीक है ना। दोपहर की शिफ्ट में क्या है भाई, आपका 9th का पेपर है। तो उसी रिगार्डिंग काफ़ी बच्चे कमेंट आते हैं हमारे यहाँ पर कि हमें कह रहे हैं जो आपके बाकी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक हमें उनकी करवा दिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज से मैं आपको कह रहा हूँ भाई आपके जामिया मिल्लिया इस्लामिया की क्लास 9th की क्या करवाऊंगा, आपका एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर की करवाऊंगा भाई, सोल्यूशन करवाऊंगा। ये आपका कौन सा होगा भाई, ये आपका 2024 का क्वेश्चन है। और ये कौन सा सेक्शन है, इंग्लिश सेक्शन। यानी मैं आपको इंग्लिश सेक्शन की प्रैक्टिस करवाऊंगा आज 2024 की। फिर 23 ऐसे हम क्या करेंगे भाई, सारे प्रीवियस आए हुए क्वेश्चंस की हम क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर मैथ ही कर लेंगे, इसी तरह हम सीरीज की हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं भाई आगे क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ आप लोगों की काफी तैयारी होगी। मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है और कैसे आपको प्रेशराइज नहीं होना है भाई, ठीक है। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन कभी भी आना हो तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप पहले एक हेडिंग लिख लीजिए। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कैमिलियस कलर पूछा है, तो आप ये वाली क्या लीजिए, एक आपके कर लीजिए, उसे अलग पेज पर लिख लीजिए। यानी कैमल्स क्या पूछा है, कलर के बारे में पूछा है। फिर क्या पूछा उसने, हैबिटेट पूछा है कैमल्स की। तो ये चीज आप क्या करना, आप नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। क्योंकि आप जब उस आपको पैराग्राफ को पढ़ोगे, जहां पर भी आपको वर्ड मिलता जुलता लगा है तो आपको पता लगा यहाँ पर इस चीज की बात हो रही है भाई। फिर आगे देखते हैं, इस टाइप के 5 क्वेश्चन आते हैं आपके। फिर आ जाएगा कैमल्स से क्या बोला, देयर प्रे के बारे में बोला, यानी कैमल्स देयर प्रे के बारे में बोला है। फिर फोर्थ वाला बोला ऑलमोस्ट हाफ ऑफ चैनल फाउंड, यानी आपकी जो कैमल्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं भाई, ये पूछा गया है आपको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है, कैमल्स का जो पर्पस होता है किससे रिलेटेड, आपका कैमोफ्लेज से रिलेटेड। तो आपको ये पूछा है। यानी आपको लगेगा बहुत टाइम लगेगा, पहले तो हमें कॉपी पर लिखना पड़ेगा फिर उसे पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर आप एक बार लिख लोगे, जब आप क्वेश्चन को पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी कि आपको क्या चाहिए भाई, ये वाली चीज पूछी हुई है। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर बताता हूँ, आप भी उसे क्या करें, रोक कर देख चलना। अब ये है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 5 दैट फॉलो। अब ये लिखा, कैमल्स कैन चेंज देयर स्किन कलर बट नॉट बिकॉज दे चूज टू, यानी कैमल्स क्या करते हैं, अपने कलर स्किन जो है चेंज नहीं करते, बट नॉट बिकॉज दे चूज, इसलिए नहीं करते क्योंकि वे अपना आप को चूज करते हैं कलर चेंज करने के लिए। द कैमल्स चेंज कलर टू हेल्प इट अवॉइड इट्स एनिमीज, यानी कैमल जो है अपना कलर जो चेंज करते हैं किस लिए करते हैं, अवॉइड, यानी अपने दुश्मन को अवॉइड करने के लिए। फिर इसने बोला इट इज अ फॉर्म ऑफ कैमोफ्लेज इज अ डिस्गाइज दैट अलाउज इट इज ब्लेंडेड इन विद द सराउंडिंग्स। और कैमोफ्लेज डिस्गाइज को यानी क्या करती है, आपको अवॉइड करती है। ये अवॉइड करने को क्या करती है, अलाउ करती है कि जो इसके सराउंडेड में क्या है आपके भाई कैमोफ्लेजेस हैं, उन्हें क्या कर सके, डिस्गाइज यानी अलाउ, ब्लेंड कर सके, ठीक है। आगे देखते हैं, इसने बोला है द चेंज इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंट फैक्टर्स सच एज लाइट एंड टेम्परेचर। मैं आपको सारा पढ़कर सुना देता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसका हिंदी मीनिंग बता दूंगा। आप भी पढ़ते हुए चलना और आप भी हिंदी मीनिंग निकालते हुए चलना। तो एनवायरमेंट फैक्टर्स सच एज लाइट एंड टेम्परेचर, bright sunlight darkens the skin. On cool nights, the color fades to a steamy color. The color changes when the chameleon is excited, angry, or scared. The color change is rapid and increase when the chameleon is handled, injured, or approached by another chameleon. There are many types of chameleons. Almost half of them are found on the African islands. Other occur mostly in the Sahara Desert, with few in Western Asia, Southern Europe. Camels live in the trees where they usually eat insects, where largely camels their sticky tongues to catch birds आ जाएगा। यानी भी बोला है कैमल जो है आपको क्या करते हैं भाई, कलर जो है अपना वो खुद चूज नहीं करते, वो अपना हो जाता है। और कलर उसका चेंज कब होता है, जब वो आपको क्या होता है भाई, जब वो आपका एक्साइटेड होता है और एंग्री या स्केर्ड होता है, तब उसका कलर क्या होता है आपका भाई, रैपिडली यानी बहुत तेजी से उसका कलर चेंज होता है। इंक्रीज द कैमलन इन द हैंडेड अप्रोच बाय द अनदर कैमलन। फिर आगे देखिए, अब इसने बोला है देयर आर मेनी टाइप्स, यानी बहुत सारे क्या है टाइप्स की कैमलन है, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ यानी आधे कहाँ पाए जाते हैं आपके,
ऑलमोस्ट हाफ अफ्रीकन आइलैंड, यानी आपके क्या बहुत सारे कैमलियंस हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ यानी आधे से ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? अफ्रीकन आइलैंड में पाए जाते हैं, इन मेडागास्कर। अदर ऑक्योर यानी और उससे भी ज्यादा मोस्टली कहाँ पाया जाता है आपकी, और उससे भी ज्यादा आपके सारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। विद अ फ्यू वेस्टर्न एशिया एंड साउदर्न, और विद फ्यू यानी काफी कम कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न में पाए जाते हैं। ये लिखा है ना फ्यू का मतलब बहुत कम, कहाँ पाए जाते हैं आपके भाई? वेस्टर्न में पाए जाते हैं। केमिकल्स लिव इन ट्रीज, यानी केमिकल्स कहाँ रहते हैं भाई? आपके ट्रीज पर रहते हैं। वेयर दे यूजुअली ईट इंसेक्ट, जहां पर उन्हें क्या खाया जाता है? ईट इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े उन्हें क्या कर आमतौर पर खा जाते हैं। वेरी लार्ज कैमलस स्टिकी टंग्स टू कैच बर्ड, और वेरी लार्ज जो आपके कैमल्स होते हैं वो किसका यूज करते हैं भैया? देख लेना आप क्या लिखा हुआ है, इसे एरर कर देना। जो काफी बड़े क्या होते हैं भाई? कैमल्स होते हैं, वो किसका यूज करते हैं? स्टिकी टंग्स, यानी आप अपनी चिपकी हुई टंग्स का यूज करते हैं क्या कैच करने के लिए भाई? बर्ड्स को कैच करने के लिए। ये आपको बता दिया है कि कैमल्स क्या होते हैं? अपना रंग चेंज नहीं करते। वे क्या आमतौर पर जब वो एक्साइटेड होते हैं, एंग्री होते हैं या नर्वस होते हैं, तब उनका कलर क्या होता है भाई? चेंज होता है। और मोस्टली वे कहाँ पाए जाते हैं आपके? मोस्टली वो डेजर्ट में पाए जाते हैं, और उससे भी ज्यादा आपके कहाँ पाए जाते हैं भाई? आपके अफ्रीकन आइलैंड में पाए जाते हैं, और थोड़े बहुत जो पाए जाते हैं आपके वेस्टर्न एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है ना। और वे क्या करते हैं? मेरे कैमल्स का मतलब आपको होता होगा भाई, गिरगिट बोलते हैं जिसे, गिरगिट। ठीक है ना। और वे कहाँ पर रहते हैं? आप कैमल्स आपके ट्री पर रहते हैं, जहां पर उन्हें यूजुअली जहां पर वे यूजुअली क्या खाते हैं? आपके कीड़े मकोड़े खाते हैं। वेराज, और जो काफी बड़े क्या होते हैं? कैमल्स होते हैं, वे अपनी क्या हुए लार जीभ से क्या कैच कर लेते हैं? बर्ड को कैच कर लेते हैं, जो इतने काफी बड़े होते हैं। तो अब आपने पैसेज पढ़ लिया है, तो अब आप क्या करेंगे? अब इसका जो आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हम इनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब आपका ये लिखा हुआ है व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन अ कैमल्स कलर चेंज। अब आपने देखा कैमल्स के कलर क्या चेंज होते हैं अभी। अब आपने देखा ऊपर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था, ये रहा कैमल्स देयर स्किन बट नॉट बिकॉज, यानी कैमल जो है अपने स्किन क्या करती है? चेंज करती है। ठीक है, चेंज जो करती है वो अपना आप नहीं यूज करती, बिकॉज दे चूज इट, वे अपना आप चेंज नहीं करते, वो अपना चूज हो जाता है। अभी देखते हैं आगे। ठीक है ना। कैमल अब बताइए, यानी वो क्या खाते भाई? फूड जो खाती है उससे उसका कलर चेंज होता है भाई, ये तो हमने नहीं पढ़ा। लाइट एंड टेम्परेचर नहीं, अभी बोला द टाइम ऑफ द डे नहीं, इसमें द सीजन ऑफ द कैमलन नहीं, तो ये आ जाएगा भाई लाइट एंड टेम्परेचर, यानी लाइट और टेम्परेचर की वजह से क्या होता रहता है भाई? उनका कलर चेंज होता रहता है। ना ही वो फूड खाते हैं, फूड की वजह से टेम्परेचर उनका कलर चेंज होता है, ना ही दिन में जो टाइम होता है उसकी वजह से होता है। सीज ऑफ कैमलन यानी साइज ऑफ, यानी जो बड़ा होगा उसका कलर वैसे चेंज होगा, जो छोटा होगा कैमलन उसका वैसे कलर चेंज होगा, यानी ऐसी भी बात कहीं नहीं लिखी हुई है। तो ये लिखा हुआ है लाइट एंड टेम्परेचर की वजह से जो है उनका क्या होता रहता है भाई? आपका कलर चेंज होता रहता है भाई। यहाँ पर क्या लिखा होगा भाई? आपका ये लिखा होगा। तो इन्वायरमेंट फैक्टर्स, इन्वायरमेंट फैक्टर में से क्या आपका जो उनका लाइट होता है, लाइट एंड टेम्परेचर। तो लाइट और टेम्परेचर की वजह से आमतौर पर क्या होता है? उनका कलर चेंज होता है। तो यानी फर्स्ट वाले का जो ऑप्शन है आप कौन सा हो जाएगा भाई? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब डी वाला देखते हैं। इसमें बोला इन विच टाइप ऑफ हैबिटेट डू कैमलन्स प्राइमरी लीव, यानी प्राइमरी लीव कहाँ रहते हैं? मैंने बताया था वे कहाँ पर रहते हैं भाई? आपके पेड़ पर रहते हैं, और वे क्या खाते रहते हैं भाई? आपके कीड़े मकोड़े को खाते रहते हैं। लेकिन अगर जो काफी बड़े क्या होते हैं भाई? आपके कैमल्स होते हैं, वो अपनी लार्ज जीभ से क्या खाते हैं? बर्ड्स को खा लेते हैं। ये लास्ट वाली लाइन, तो टोंग्स कैच द बर्ड्स, ये लास्ट वाली लाइन लिखी हुई। ये रहा ना, कैमल्स लीव कहाँ रहते हैं भाई? आपके ट्रीज पर रहते हैं। तो आप जब हैबिटेट कैमल्स के लीव की बात आती तो आप यहाँ पढ़ दें तो ट्रीज आ जाता। तो यानी वे कहाँ पर रहते हैं? आपके ट्रीज पर रहते हैं भाई। तो यानी सेकंड वाले का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि बाकी आपका जो यूट्यूब पर है आपको बताएंगे फर्स्ट का ही हो जाएगा, फर्स्ट का भी बताएगा। मैं आपको ये भी बताता हुआ चल रहा हूँ कि इसके कारण यह चीज आई है और इसके कारण यह चीज नहीं आएगी। तो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्या करो, आपकी तैयारी फुल होगी। सिर्फ आप क्या करना, आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो आपके भी प्रीवियस में जितने 5-7 साल के जो भी एग्जाम हो चुके हैं उसमें जो आपका इंग्लिश सेक्शन और मैथ सेक्शन आता है उसकी मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस करवा दूं कि आप क्वेश्चन देख तो समझ जाए कि यहाँ पर ये चीज आ रही है। बाकी तो आपने प्रैक्टिस करी हुई होगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इसने बोला हाउ डू कैमल्स कैच देयर प्रे, यानी कैमल्स जो है अपने प्रे को कैसे कैच करते हैं। अब आप मुझे बताइए, बाय यूजिंग क्लॉथ या टीथ, बाय यूजिंग स्टिकी टंग। तो अब आपने देखा बाय यूजिंग स्टिकी टंग, ये तो लिखा हुआ था, तो वो कैसे कैच करते थे आपके? बाय यूजिंग स्टिकी टंग, यानी टंग्स के द्वारा क्या करते हैं वो आपके प्रे को पकड़ लेते हैं भाई।
आगे वाला देखते हैं भाई, फोर्थ वाले इसमें मतलब वेयर आर ऑलमोस्ट ऑफ ऑल कैमल्स फाउंड, यानी ज्यादातर ऑलमोस्ट, यानी ऑलमोस्ट बोला आपके कहाँ पर पाए जाते हैं भाई, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा था उसमें आपके सेंटेंस, ऐसे आपको एलिमिनेट करते नहीं चलना। आपको ये नहीं आएगा कि आपने जो याद कर लिया सिर्फ उसी से रिलेटेड आएगा, आपको जो याद आएगा उसके बतौर पर आप अगर क्वेश्चंस को एलिमिनेट करोगे, जो क्वेश्चन आपका बचेगा उसी तरीके से आप उसे टिक लगा पाओगे। भाई मैंने कहीं भी ऑस्ट्रेलिया नहीं पढ़ा तो ये वाला ऑप्शन तो कतई नहीं होगा भाई, ऐसा एलिमिनेट होता है। ये नहीं कि जो आपने याद करा वही आप करोगे। अब ऑलमोस्ट बोल रहा है भाई अफ्रीका और एशिया, एक बार देख लेते हैं भाई, ठीक है एक बार देख लेते हैं इसे। ये लिखा आज जगह पे फ्यू कहाँ पाया जाता है भाई, यानी फ्यू मतलब बहुत कम, कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न में पाया जाता है, यानी वेस्ट इंडिया। उसने पूछा है भाई मोस्ट ऑफ, तो अब आपने देखा मोस्ट ऑफ सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं, लेकिन अब आपने देखा ऑलमोस्ट हाफ, हाफ से भी ज्यादा कहाँ पाया जाता है, अफ्रीकन आइसलैंड में पाए जाते हैं, अफ्रीकन आइसलैंड में पाए जाते हैं। इसमें देखते हैं कौन सा आ जाएगा आपका भाई, तो ये आ जाएगा आपका अफ्रीका, ये वाला ऑप्शन क्या भी करेक्ट हो जाएगा, यानी वेयर ऑलमोस्ट हाफ, या हाफ लिखा के कर लेना इसे हाफ, यानी ऑलमोस्ट हाफ और कैमल, यानी कैमल जो है हाफ, ऑलमोस्ट हाफ कहाँ पाए जाते हैं आपके भाई, अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये मैंने आपको देखा, ये लगाओ पीछे। बार बार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं बना के पढ़ा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो आपका क्वेश्चन में आया हुआ है। तो ये लगाओ भाई आपका ऑलमोस्ट हाफ लगा हुआ था, ऑलमोस्ट हाफ आपके कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड लिखा है, फाउंड आपके अफ्रीकन, यानी आधे से ज्यादा आपके कहाँ पाए जाते हैं भाई, वेस्टर्न में पाए जाते हैं भाई। आगे देखते हैं, ठीक है इसका आपका लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कैमल एंड कॉन्फ्लेज, कॉन्फ्लेज का आपका पर्पस क्या होता है, टू अट्रैक्ट इट्स प्रे, टू अवॉइड इट्स एनिमी, या टू कम्युनिकेट विद ईच अदर कैमल, या टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो अब आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन में जब आप जाओगे तो लिखा है, क्या लिखा, ये लिखा कैमल्स कैन चेंज कलर, ये कॉन्फ्लेज लिखा हुआ है, ठीक कॉन्फ्लेज। आगे देखते हैं इसमें, शायद मैंने क्वेश्चन आपको ध्यान से पूर्वक नहीं पढ़ाया। इन विच टाइप ऑफ द हैबिटेंट टू कैमल्स इन प्राइमरी डीप डेजर्ट, ठीक है। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कैमल्स कॉन्फ्लेज, टू अवॉइड इट्स एनिमीज, टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और क्या जाएगा आपके, टू अट्रैक्ट इट्स प्रे और टू कम्युनिकेट। अच्छा ठीक है, तो आपका लिखा है व्हाट पर्पस ऑफ द कैमल फ्लेज, यानी कैमल्स फ्लेज का जो आपका मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, वह होता है आपका टू अवॉइड इट्स एनिमीज, यानी अपनी एनिमीज को करना भाई, अवॉइड करना। ये आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है कैमल चेंजेस कलर, क्या होता है भाई, इट अवॉइड्स इट्स एनिमी, यानी उसका जो मेन पर्पस होता है क्या होता है, अवॉइड करना किसका भाई, एनिमीज का। तो अब आपने देखा जो आपके मैंने टिक लगवाए थे सिर्फ उनसे क्या है आपके रिलेटेड इसमें आए हैं। तो ये वाला जो ये ऐसा है, ये आपका ऐसा नहीं है कि मैंने क्या करा, मैंने कोई अंतरात्मा, कोई अंतर्यात्मा की मेरे को कोई जादू है मैंने फूका और मुझे सारी चीज पता लगी। बस ये होगा आपकी जितनी रीडिंग की प्रैक्टिस होगी वो आपको चीजें उतनी अच्छे तरीके से समझ में पाएगी। और मैं एक बार और बताता हूँ, जब भी आप ये वाले क्वेश्चन सोल्व करोगे पैराग्राफ वाले अगर आए तो अब आप ऐसा अंडरलाइन कर लेना कि मेरे से पूछ सके भाई ऑलमोस्ट हाफ कैमल्स फाउंड कहाँ पूरे जाते हैं। जब आप इसे पढ़ते हुए चलोगे जहां पर भी आपको ऑलमोस्ट फाउंड लगेगा आप वहां पर रुक जाओगे, फिर आप देखोगे उसके क्वेश्चन में क्या पूछा है और आपसे क्या पूछा है। तो इसी तरीके से आपको ट्रिक करने की भी क्या है, सोल्व करने की कह सकते हैं, आप सोल्व कर सकते हैं। बाकी आप जैसा आप उसे याद करना चाहो वैसे कर सकते हैं। अब इसने बोला है ही शुड स्पीक द ट्रूथ ऑल में लव हिम, ही शुड स्पीक द ट्रूथ, यानी ये बोला है वह अवश्य ही क्या बोलते हैं भाई, सच बोलता होगा, ऑल में लव हिम, जब तो सब उसे क्या करते हैं भाई, प्यार करते हैं भाई। तो अब आपने देखा बिकॉज तो नहीं आएगा भाई, बिकॉज का मीनिंग क्या होता है आपका, क्योंकि। अब आप कह रहे हो बोला है वी शुड स्पीक द ट्रूथ, यानी ही शुड स्पीक द ट्रूथ, यानी वह अवश्य ही क्या बोलता है आपका, सच बोलता होगा, क्योंकि उसे सब प्यार करते हैं भाई। जब उसे प्यार करते हैं वो इसलिए सच बोलता होगा, या फिर वो वाकई सच बोलता होगा तब उससे लोग प्यार करेंगे, यानी वो वाकई में सच बोलता होगा तभी तो कहेंगे यार वाकई में क्या बोलता, सच बोलता, झूठ नहीं बोलता, तो तब उससे क्या करेंगे, सब प्यार करेंगे। बल्कि सब उससे प्यार इसलिए नहीं करेंगे कि यार सब मेरे से सब प्यार कर रहे हैं तो मैं सच ही बोलूं। तो वो बोलना चाह रहा है ही शुड स्पीक द ट्रूथ, क्योंकि इसलिए ऑल में लिव, यानी क्या करता है आपको, सब उसे क्या करते हैं वो सच बोलता है इसीलिए। तो यहाँ पर सेंस जो आ रही है वो आपकी इसलिए की आ रही है, यानी वह अवश्य ही सच बोलता है इसलिए सब क्या करते हैं, ऑल में लव हिम। तो
तो इसलिए सब उससे क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो इसलिए की सेंस में जो आते हैं वो आपका क्या आता है भाई, सो आता है। तो आपका आ जाएगा ही शुड स्पीक द ट्रूथ सो ऑल मे लव हिम। सो इसलिए उसे क्या करते हैं, सब प्यार करते हैं। तो अब आपने देखा एज का प्रयोग हम कब करते हैं, आपका कंपैरिजन करने के लिए हम एज का प्रयोग करते हैं। जैसे ये आ जाएगा ही इज लाइक एज हिज ब्रदर, यानी वह अपने ब्रदर की तरह दिखता है। तो कंपैरिजन करने के लिए एज का आता है। और दैट क्या है यहाँ पर भाई, कंजंक्शन है, यानी दो क्लोज को जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, आपका दैट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर दैट हम दो कंजंक्शन को जोड़ने, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हमें एक प्रीपोजिशन की जरूरत है, तो इसलिए सो आएगा, ना कि आपका दैट। तो सो इसलिए कि सेंस में आप क्या यूज करते हैं भाई, आपका सो का यूज करते हैं। दैट की सेंस जो आती है वो आपकी की आती है, की का की। ठीक है, ही शुड स्पीक द ट्रूथ सो ऑल में लव हिम करते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट कर देना, हम उसका डाउट क्लियर कर देंगे। जो उन्होंने चीज पढ़ी हो, जो भी आपका क्या होगा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, हम उसका क्या करेंगे, अवश्य रिप्लाई करेंगे भाई। ठीक है ना। और आगे बोला है भाई वेयर इज ही, यानी वह कहाँ है। आई डैश फॉर हिम सिंस 3 o'clock, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, अब वेट लिखा हुआ है, तो वेट के मैं समझ गया नहीं, वेट आएगा, वेट के तो आगे सेंटेंस आपको मिलेगा। यानी वह कहाँ है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ भाई, सिंस 3 o'clock, यानी मैं उसका 3 बजे से क्या कर रहा हूँ भाई, वेट कर रहा हूँ। तो आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी आपका टेंस है, कोई भी आपका टेंस है, टेंस का आपका चाहे प्रेजेंट हो, आपका पास्ट हो, आपका क्या हो भाई फ्यूचर हो, और इनके साथ क्या हो भाई कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, अभी आपका एरर नहीं है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है, फिर भी मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। भले ही आपने कहीं और से आपका कोर्स करा हो, लेकिन आप प्रैक्टिस मेरे से कर रहे हो, तो मेरी ये कोशिश होगी कि आपको सारी चीजें पता होंगी। भाई नहीं होगी तो मैं आपको बताता चलूंगा कि वो चीज आपका किस कारण है। मैं ऐसे नहीं करूँगा कि आपका बी वाला ऑप्शन आएगा, मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूंगा कि ये बी वाला ऑप्शन आया किस लिए से है, और इंग्लिश का जो रूल है वो आपका यहाँ पर कौन सा अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसने बोला है अगर कोई से भी टेंस दिया हो, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, या आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, या आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, अगर इनके साथ आपके क्या हो जाए, टाइम एक्सप्रेशन आ जाए। टाइम एक्सप्रेशन को हमारे ऐप की जो क्लासेस में हमने उसमें बताया हुआ, टाइम एक्सप्रेशन जो होता है वो आपको किसके बाद देता है भाई, 4, और आपका सिंस के बाद दिया होता है अभी। और ये मैंने बता दिया है कि 4 के बाद क्या चीज आती है और सिंस के बाद कौन सा टाइम आता है। अगर आपने टाइम एक्सप्रेशन दिया हो तो किस में चेंज हो जाएगा भाई आपका, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस है किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो किस में आ जाएगा भाई, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर मैं आपको याद करने वाली ट्रिक से बताऊं तो याद करने वाली बात यह है कि अगर किसी भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के साथ, क्या बोला मैंने, कि किसी भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के साथ आपका क्या जाएगा, टाइम एक्सप्रेशन दिया होगा। टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, 4 या सिंस के बाद दिया होता है, तो वो सेंटेंस अपने किस में चेंज जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। जैसे अब आप समझेंगे, अगर आपका क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है और टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और टाइम एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया होगा, टाइम एक्सप्रेशन है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम एक्सप्रेशन दिया होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, यानी टाइमिंग। और आपने देखा भाई, अब ये लिखा वेयर इज ही, यानी सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है भाई, तो आपको पता लग गया भाई ये वाज वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि आपने लिखा वेयर इज ही, यानी वह कहाँ है। और आपने लिखा कि भाई आपको पता लग गया सिंस लगा हुआ है, सिंस 3 o'clock, यानी सिंस आया हुआ है, टाइम एक्सप्रेशन है, यानी जो भी यहाँ पर आएगा भाई क्या आएगा आपका भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ भाई, आपको बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, आप नहीं बसरते कहीं से ही पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि सही तरीके से आपको अच्छे तरीके से मैं चीजें क्लियर कर दूंगा। अब ये लिखा, अब आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा, सिंस 3 o'clock लिखा हुआ है, तो सिंस के बाद आपको 3 o'clock क्या टाइम एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब ये टाइम एक्सप्रेशन है। तो आपको पता लगे टाइम एक्सप्रेशन दिया होगा, तो इसका मतलब जो भी आपके यहाँ पर सेंटेंस है वो भी किस में आएगा आपका भाई, परफेक्ट में जाएगा। किस में जाएगा भाई, परफेक्ट में जाएगा। तो अब आपने देखा, अब प्रेजेंट में है भाई, अब परफेक्ट में जाने के लिए आपको पता है क्या आता है भाई, अगर प्रेजेंट में जा रहे हैं तो हैज हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी आएगी, अगर पास्ट में जा रहे हैं तो हैड बीन आईएनजी आएगी, अगर आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जा रहे हैं तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन आपकी आईएनजी फॉर्म जाएगी। तो अब आपको पता लग गया
भाई परफेक्ट में जाने के लिए आपका एम वेटिंग नहीं आएगा, और सेंटेंस आपका पास में नहीं है तो ये भी नहीं जाएगा, और ना ही आपका भाई देखो ये भी आपका है भाई कॉन्टिन्यूस है, बस ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस कैसा है भाई पता लग जाएगा, क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म आएगी, ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। और एक आपका ये वाला आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी मुझे ये देखते हो समझिए कि टाइम एक्सप्रेशन है, तो टाइम एक्सप्रेशन में पहले जो सेंटेंस आएगा आपका किसमें आएगा भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। तो आपका ना तो ये वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था, ना ही आपका ये वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था। मैं आपको सारे अल्टरनेट मेथड बताते भी चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको जो याद है बस सिर्फ आपको वही टिक बताता हूँ। मैं आपको और ऑप्शन भी ये बता रहा हूँ कि आपका ये वाला ऑप्शन किस लिए सही नहीं है। तभी तो आप अगर बाई चांस आपको याद करा हुआ नहीं आएगा तो आप दूसरे ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक पहुंच पाओगे, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ भाई। तो आपको पता लग गया भाई टाइम एक्सप्रेशन के साथ क्या जाएगा, आपका सेंटेंस किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्या दिया भाई उसमें दिया हुआ है। अब आपने देखा और ना तो एम वेटिंग किस में था भाई, आपका परफेक्ट में था, और ना ही आपका ये परफेक्ट में था। तो आपका इन दोनों में से वैसे कौन सा जाएगा। तो अब आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा, इज लिखा हुआ प्रेजेंट, यानी अगर सेंटेंस किस में है भाई प्रेजेंट में होता है तो आपका टाइम एक्सप्रेशन के साथ किस में चेंज जाएगा, उसी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज जाएगा। तो इसके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ आपका कौन सा जाएगा भाई, आपका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जाएगा भाई, आपका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा वेयर इज ही, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 3 o'clock। भाई मैंने बताया टाइम एक्सप्रेशन मिल गया, तो टाइम एक्सप्रेशन के साथ जो सेंटेंस होगा आपका परफेक्ट में जाएगा। तो इसी तरीके से आपका डी वाला और ये वाला ऑप्शन कट गया, और आपका डी बी और सी में से बचा। आपको पता लगा सेंटेंस किस में है भाई, प्रेजेंट में है, तो इसलिए कौन सा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जाएगा। तो ये बन जाएगा वेयर इज ही, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 3 o'clock, यानी वो कहाँ है, मैं उसका 3 घंटे से क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं भी, इसका तो आपका ये बी वाला जाएगा और इसका आपका ये बी वाला जाएगा। अब देखते हैं आपका ये 8th वाला, इसने बोला है, और आप लोगों को बताओ कि आपके 9th में जो आती है, आपके 25-25 के नंबर है, 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें 25 नंबर की इंग्लिश आती है, 25 नंबर का आपका मैथ आता है, और 25 नंबर की साइंस आती है, और 25 नंबर का आपका सोशल साइंस आता है। तो ये तीनों मिलाकर आपके 100 नंबर होते हैं। तो इसमें से आपके जो आपके इंग्लिश के जो क्वेश्चन है, इंग्लिश के और मैथ के, ठीक है, मैथ दोनों के क्वेश्चन कितने होंगे, 50। तो इसको सोल्व करवाने की हमारी क्या है भाई, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, 50 नंबर के हैं। तो आपको मैं बताता हूँ, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो ये आपका क्या होगा भाई, आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या आपका ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं प्रिविलेज मिला हुआ है कि उसमें आपकी नेगेटिव होती है और इसमें नेगेटिव नहीं होती। तो इसमें नॉन नेगेटिव मार्किंग होने के कारण इसलिए इसकी क्या जाती है भाई, मेरिट भी थोड़ी खाई जाती है। यानी 100 नंबर में से मेरिट हो जाती है आमतौर पर जनरल वालों की, मेरे हिसाब से 89 टू 91, 92 इतनी चली जाती है भाई। और लमसम माने यानी आपको कम से कम 75 तो मिनिमम करना पड़ेगा, यानी मिनिमम तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। और आगे आपका लक है, अगर आपके बच्चे उस तरीके से नहीं बैठ पाए कि वो 75 भी आपके क्या भाई नहीं कर पाए, तो वो उस तरीके से मेरिट होगी। नॉर्मली जो आपने देखा प्रीवियस की जो मैंने एनालाइज करी है, मैक्सिमम जो होती है आपकी मैक्सिमम जाती है वो 89, जनरल वालों की जाती है 89 टू 91 जाती है, और जो आपकी लोएस्ट जाती है वो आपकी 75 जाती है आपकी। ठीक है, और वो आपका किस चीज़ पर डिपेंड करेगा वो देख लीजिए। 8th वाले में देखते हैं, इसने बोला है डू यू थिंक महीन इज डैश देन सोहा। यानी अब आप देखा प्रीटी का मतलब अच्छा है, यानी बात तो प्रीटी की हुई है। तो अब देखते हैं इसकी प्रीटी की कौन सी फॉर्म आएगी। अभी लिखा डू यू थिंक महीन इज प्रीटी देन सोहा, यानी क्या तुम ऐसे सोचते हो कि महीन जो है ज्यादा अच्छा है किससे भाई, सोहन से। तो मैंने आपको बताया जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करने के लिए हम किसका वो लगाते हैं भाई, आपका देन। कंपैरिजन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम किसकी यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। मैंने बताया आपको मैंने बताया कि कंपैरिजन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। और किसका यूज करते हैं भाई, आपका देन। ज्यादातर जो यूज करते हैं भाई कंपैरिजन करने के लिए देन का यूज करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं भाई तुलना करने के लिए। अब ये कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है अभी ये भी आपको बता देंगे। जैसे आपका लिखा है गुड, फिर आ जाएगा बेटर, फिर आ जाएगा बेस्ट,
अब आपने देखा ये आपकी कैसी डिग्री है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ये आपकी कैसी डिग्री है, ये आपकी भाई कंपैरेटिव डिग्री है, और ये आपकी क्या है सुपरलेटिव डिग्री है। अब कंपैरेटिव डिग्री के लिए जैसे अब इसने करा है भाई, मैं लिख रहा मोहन इज ग्रेटर देन सोहन। मैंने क्या बताया कि मोहन जो है कितना ग्रेटर है, यानी अच्छा है किससे भी, सोहन से। तो अब आपने देखा यहाँ पर जो कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी मोहन की किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, सोहन से। और कंपैरिजन करने के लिए क्या लगाया है, देन। और कंपैरिजन करने के लिए कौन सी डिग्री यूज करी है, देन से पहले हम कौन सी डिग्री का यूज करते हैं अभी कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री। तो अब आपने देखा ग्रेड की भी कौन सी यूज है, ग्रेट आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ग्रेटर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, और ग्रेटेस्ट आ जाएगी भाई आपकी, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी ग्रेटेस्ट। तो यानी कंपैरिजन करने के लिए मैंने बताया, कंपैरिजन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक तो हम देन का यूज करते हैं, और फिर हम देन से पहले हम किसका यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो अब आपने देखा, अब आप यहाँ पर तुलना तो करो, डू यू थिंक महीन इज डैश देन सोहन, यानी महीन जो है अपरिटी आया हुआ सब में, यानी अच्छे की बात हो रही है, यानी महीन जो है अच्छा है किससे भी, सोहन से। तो अब आपने देखा यहाँ पर देन लगा हुआ है, तो देन के लिए आपका जो वर्ड आएगा वो कंपैरेटिव डिग्री वाला है, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो, देन आया हुआ है। तो कंपैरिजन जब आप देन से कर रहे हो तो उससे पहले क्या आएगा आपका, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो अब आपने देखा प्रीटियर, ठीक है, मोर प्रीटी भाई आपको ये तो नहीं आएगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री नहीं है अभी, और प्रीटिएस्ट ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है भाई, तो ये आपकी वैसे नहीं आएगी। तो कौन सा आ जाएगा आपका, ये प्रीटियर आ जाएगा भाई, कौन सा आ जाएगा भाई, प्रीटियर। तो ये आपका बन जाएगा डू यू थिंक मोहन इज प्रीटियर देन सोहन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी क्या है भाई, आपकी पहले आ जाएगी भाई आपकी पहली पॉजिटिव, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है भाई प्रीटी, प्रीटियर आपकी क्या है भाई कंपैरेटिव डिग्री है, और प्रीटेड आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो कंपैरिजन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, जिस भी वर्ड का आपका क्या बनाते हैं भाई, जिस भी वर्ड का हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो उन वर्ड से पहले ना तो हम मोर लगाते हैं ना ही मोस्ट लगाते हैं। जैसा आप गुड लगा हुआ है, तो गुड की हम जगह ऐसे नहीं बोल सकते मोर गुड, मोर गुड, क्योंकि आपको पता है गुड की भाई कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो जिनकी कंपैरेटिव डिग्री होती है उनसे पहले हम क्या नहीं लगाते भाई, मोर या मोस्ट नहीं लगाते। कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे भाई कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं भाई देन से, तो कंपेयर करने के लिए मोर लगा सकते हैं अभी, लेकिन आपको पता है प्रीटी क्या होती है भाई, आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। जब प्रीटी की आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है तो इसलिए उससे पहले हम मोर भी नहीं लगाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका इसलिए एलिमिनेट नहीं हो, ये इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा भाई। ये किस लिए नहीं है सी वाला ऑप्शन, क्योंकि पॉजिटिव है, हमें कंपैरिजन करें तो आपकी सुपर कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, नहीं आपका बी वाला है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब कंफ्यूजन तो आपका ए और डी में, तो मुझे पता है प्रीटी की आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो इसलिए उससे पहले आपका मोर नहीं लगेगा, तो आपका ए वाला इसलिए गलत हो जाएगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा मैंने आपको ये नहीं बता दिया कि कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, मैंने आपको यही बताया कि बाकी अदर ऑप्शन क्यों सही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा आपको सारी चीज याद करी हुई नहीं आएगी, आपको जो याद करा है उसके बेसिक पर चीजें आती है। तो अब आपको जो क्या एग्जाम में क्या करना है, आपको ये देखना है कि यार ये चीज इससे रिलेट करती है, तो आपको एलिमिनेट करके ही क्या करना है, सही आंसर तक जाना है, ठीक है। अगर आपका क्या होता है भाई, जो आप पढ़ रहे हो भाई, जो किताब आपके पास होगी वही दूसरे के पास होगी, वही आपके तीसरे के पास होगी, यानी सब बच्चों के पास होगी भाई सेम किताब होगी भाई, तो आप उनसे कैसा लगे बता सकते हो, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने की। अगर आपको क्या नहीं है भाई क्वेश्चन याद करा हुआ नहीं आया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं उस सही आंसर तक कैसे पहुंच पाऊंगा। अब ये लिखा हुआ आगे, इसमें बोला है द फोक्स जंप डैश द बैट, यानी अब आपको मैं बताऊँ प्रीपोजिशन, आपने पढ़ा होगा प्रीपोजिशन, यानी जब भी हमारी कोई अवस्था चेंज होती है तो उस अवस्था चेंज के लिए हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं भाई, किसका भाई, इनटू का। तो आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इनटू, यानी द फोक्स जंप्ड इनटू द बैग। अब आपने देखा फोक्स जो है लोमड़ी पहले कहाँ थी भाई, पहले वो आपकी वेल का मतलब कुएं से बाहर थी, वेल जो लिखा इसका मतलब है कुआं, यानी पहले जो थी आपकी फोक्स जो थी वो आपकी क्या थी भाई, आपकी कुएं से बाहर थी, लेकिन वो क्या कर, वो आपकी किस में कूद गई, कुएं के अंदर कूद गई, यानी पहले जो अवस्था थी अब उसकी अवस्था क्या होगी भाई, चेंज होगी, यानी वो पहले बाहर थी अब उसकी अवस्था क्या भाई अंदर थी, तो इसलिए
जब हम क्या करते हैं अवस्था चेंज होती है तो उसमें किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। जैसे आप ये बोलेंगे भी यहां लिख दो भी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू, आप एक्टिव लिख सकते हैं अभी या पैसिव लिख सकते हैं। अब आप क्या कह रहे हो, आप पढ़ना, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कि इस सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर दो भाई, या तो आप एक्टिव में कर दो या पैसिव में। यानी अगर पैसिव में है तो आप उसे क्या करोगे भाई, एक्टिव में करोगे, या आपका एक्टिव में है तो पैसिव में करोगे। अब आप देखना, पहले अगर उसकी अवस्था क्या भाई पैसिव थी, तो अब उसमें आपने किस में चेंज कर दिया, एक्टिव में। यानी जो उसकी अवस्था थी अब उसकी अवस्था चेंज होगी, तो अब आपने देख किस प्रीपोजिशन का यूज करा, आपने इनटू का यूज करा है। ऐसे अगर आपका वो एक्टिव में था तो एक्टिव में से किस में कर दोगे, पैसिव में कर दोगे, तो जो पहले उसकी अवस्था थी अब उसकी अवस्था क्या होगी भाई, आपकी चेंज होगी। तो इसलिए आप क्या प्रीपोजिशन यूज करोगे, इनटू का यूज करोगे। वो ये आपका 9th वाले क्वेश्चन में आया हुआ है। इसने बोला द फॉक्स, यानी फॉक्स ने किस में जंप कर दिया, आपका कुएं में जंप कर दिया। यानी पहले कुएं की अवस्था कहाँ थी भाई, कुएं से बाहर थी, अब वो कहाँ गए, कुएं के अंदर आ गए, तो अवस्था चेंज हो गई है। तो अवस्था चेंज होने की, जब आपकी अवस्था जो पहले थी अब आपकी अवस्था वह नहीं है, तो हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन इनटू का यूज करते हैं। आगे देखते हैं भाई, अब इसने लगाया हुआ है वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, द अंडरलाइन वर्ड इज एंड। यानी आपका वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, यानी अब हमें क्या कर देना चाहिए, काम कर देना चाहिए। तो ये लिखा है जो आपका अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है भाई, अंडरलाइन का मतलब ये जो नाउ वर्ड है ये आपका क्या है भाई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है भाई, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो नाउ का मतलब होता है, नाउ जो डिनोट करता है वो आपको टाइम को करता है भाई। इसने बोला है वी शैल नाउ, हमें क्या कर देना चाहिए, काम को शुरू कर देना चाहिए अभी, यानी इसी समय और अभी हमें क्या कर देना चाहिए, यह काम शुरू कर देना चाहिए। यानी किसकी बात करें, टाइम की। और नाउ जो है किसको डिनोट करता है, आपको टाइम को डिनोट करता है। यानी नाउ यानी कम हियर नाउ, यानी अभी आओ, यानी इसी वक्त क्या हो, मेरे पास आओ। तो यानी आपका जो नाउ है वो किसको शो करता है, वो आपके टाइम को शो करता है। तो इसलिए क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा भैया, आ जाएगा भाई आपका एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगा भाई। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है आपका 1 2 3 4 5, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी आपको कहीं आप जा रहे हैं तो उसका एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है भाई। एडवर्ब ऑफ मैनर आता है आपका, जैसे कोई मैनर आप रिस्पेक्ट दिखा रहे हो या आप एंगर दिखा रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। तो नाउ किसको डिनोट करता है, टाइम को शो करता है, तो इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगा। आगे देखते हैं भाई 11th वाला, ये तो आपका जो क्या है, ये आपका ईडियम है, क्या बोलते हैं, ये ईडियम फ्रेजेज है। ठीक है, आपके एक दो क्या आते हैं, ईडियम्स में आते हैं। तो ये जो आपका शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, ये आपका क्या है, ईडियम है। तो ये आपको दिखाना है भाई, बोलते हैं ना भाई क्या मगरमच्छ के आंसू रो रहा है, क्या हो रहा है, मगरमच्छ के आंसू, यानी दिखावे के आंसू, यानी दिखावा कर रहा है। यानी मगरमच्छ के आंसू को बोलते हैं हम दिखावे के आंसू, यानी दिखावा कर रहा है। इन बीइंग ट्रबल यानी मुसीबत में तो नहीं दिखा रहा, नर्वस भी नहीं दिखा रहा है भाई, हिडन मीनिंग यानी हिडन मीनिंग भी नहीं दिखा रहा है। तो वो आपका दिखा रहा है इनसिक्योर डिस्प्ले ऑफ इमोशन, इनसिंसियर यानी क्या करना, आपका ड्रामा करना। इनसिंसियर का मतलब है कि क्या ड्रामा करके क्या दिखाना भाई, इमोशंस को दिखाना। तो ये आ जाएगा आपका शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है कि क्या दिखाना, वो दिखावा करना। तो जैसे भाई रो रहा है ना भाई, मगरमच्छ का आंसू, बोलते हैं ना कि बच्चा नहीं भाई रो तो रहा है लेकिन उसकी आंख में से आंसू नहीं आ रहा, तो बोलते हैं ना देख कैसे रो रहा है मगरमच्छ का आंसू। मगरमच्छ का आंसू क्या मतलब रियल में नहीं रो रहा है, सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। तो इसलिए आ जाएगा आपका शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ इमोशन, यानी इमोशंस का अपना क्या करना भाई, दिखावा करना। आगे चलते हैं। अब इसने बोला है द टीचर सेड दैट ऑयल डैश ऑन फ्लोट। अब आपने देखा ये क्या लिखा भाई, आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है, ये तो आपकी है भाई प्रिंसिपल क्लोज है, और ये आपकी दैट के बाद कंजंक्शन है, और ये आपकी कौन सी भैया, आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज। अब आपको पता होगा अगर प्रिंसिपल क्लोज आपकी जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा, प्रिंसिपल क्लोज आपकी पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज को किसमें भी चेंज कर देते हैं, आपके पास में चेंज कर देते हैं। लेकिन इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाली बात आपकी एक और है, वो यह है कि अगर कभी भी जनरल ट्रूथ किस में आ जाए भाई, आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाए तो हम उसे चेंज नहीं करते हैं। ठीक है भाई। अब आपका जो लिखा ऑयल डैश, अब फ्लोट लिखा हुआ है, तो अब आपका आ जाएगा भाई फ्लोट्स आ जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन। यानी द टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट्स
ऑन वाटर, यानी तेल जो है किस पर तैरता है, आपका पानी पर तैरता है। भाई कुछ को लगेगा भाई पास्ट में है तो ये आगे वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज में जाएगी, पास्ट परफेक्ट में जाएगी, ये आपकी डी वाला हो जाएगा। मैंने भी ये करा था, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि अगर आपकी क्या होती है भाई प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर हम क्या करते हैं भाई, आपकी प्रिंसिपल क्लॉज को क्या कर चेंज नहीं करते, कब, जब आपकी वो जनरल ट्रूथ होती है। तो अब आप देखना, अब पानी के ऊपर आप क्या डालना, तेल डाल देना, तो हमेशा तेल उसके ऊपर तैरता ही रहेगा, अलग ही दिखेगा। तो वही लिखा है, यानी टीचर ने हमारे क्या कहा है भाई कि ऑयल जो है फ्लोट्स, यानी तैरता है किसके ऊपर, पानी के ऊपर। तो यानी जनरल ट्रूथ है, तो जनरल ट्रूथ को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए आपका फ्लोट्स आएगा, ना कि फ्लोटेड हो जाएगा, हेड फ्लोटेड हो जाएगा और फ्लोट हो जाएगा। क्योंकि तेल की आप बात किसी कर रहे हो, ऑयल की बात कर रहे हो, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वर्ब में एस को हम ऐड करते हैं, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है ऑयल, तो फ्लोट्स आएगा। द टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर आ जाएगा भाई। आगे देखिए भाई, इसने बोला है दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन, यानी ये जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है दोज आर बर्ड्स, ये किस प्रकार का आपका प्रोनाउन है भाई। तो पहला आपको बता भाई पर्सनल प्रोनाउन जो होता है आपका भाई रिफ्लेक्सिव, मैं बताऊँ पहला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आपका भाई आई, यानी माई सेल्फ, ये जितने भी सेल्फ वाले वर्ड होते हैं वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं भाई। माई सेल्फ हो गया भाई, आर सेल्फ हो गया, आर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, ठीक है। ये जो सारे वर्ड होते हैं सेल्फ वाले, ये सारे कौन से भाई, इसमें आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो आपने देखा इसमें तो कहीं दोस्त जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो आपका ये भी नहीं आ जाएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है भाई आपका, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है आपका भाई WH वर्ड वाले, क्या होता है जितने भी आपके WH वर्ड होते हैं भाई, आपका वाट आ गया भाई, ठीक है, वाई आ गया, होम आ गया, हुज आ गया, ये सारे क्या होता है, ये आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो दोस्त तो ये नहीं होगा, तो ये नहीं आपका ए वाला भी नहीं है। आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है भाई आपका आई मी माई। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस। तो अब आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है भाई आपका दिस दोस्त, तो यानी आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा भाई करेक्ट, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्योंकि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है आपका दिस होता है भाई, दिस दैट दोज या दीज, ये सारे क्या होते हैं आपके डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं भाई, ठीक। तो इसमें पूछा दोज जो है, तो दोज से स्टार्ट हो रहा है, तो ये किस प्रकार का आपका एग्जांपल है। मैंने बताया इंटरोगेटिव क्या होता है आपके WH वर्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है माई सेल्फ वाले वर्ड, आपके पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ये तीन प्रकार के होते हैं भाई आपके। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है आपके दिस दैट दोज होते हैं भाई, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यानी आपका कौन सा हो जाएगा, दोज जो है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आगे देखते हैं, इसने बोला है 14th वाले में हरी ब्रोक द विंडो चेंज द वॉइस, यानी हरी ब्रोक द विंडो, यानी अब आपको लिखा है ये जिस भी वॉइस में, यानी एक्टिव में है तो पैसिव में करियो, पैसिव में है तो एक्टिव में करिए। आपको पता है पैसिव में जाने के लिए भाई बाई को पता लगता है भाई किसी के द्वारा बाई, तो यानी ये किस में है भाई आपका एक्टिव में है, ये वाला ये किस में एक्टिव में, किस में चेंज करना आपको पैसिव में चेंज करना है। अब आपको एक्टिव पैसिव को तो पता ही होगा भाई, अगर आपको इजारम लगा हुआ है तो किसमें आ जाएगा, इजारम के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी भाई, इजारम के बाद क्या है आईएनजी फॉर्म दिए, तो इजारम के बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो अब आपको देखा है भाई। और दूसरा केस अगर एक्टिव में क्या करते हैं भाई, इनका ऑब्जेक्टिव वाला ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब अब आपका क्या लिखा हुआ है हरी ब्रोक द चेयर, यानी इसे पैसिव में चेंज करना है। अगर पैसिव में चेंज करना है तो आपको पता है ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है भाई, ऑब्जेक्ट आपका जो क्या है वहाँ पर ऑब्जेक्ट विंडो है, तो वो तो आपका सब्जेक्ट के केस पर आ जाएगा, और आपका जो सब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट केस हो जाता है। ये आपका जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, ये आपका ऐसा हो जाता है। अब आपने देखा, अब आपको पैसिव में चेंज करना है तो स्टार्ट किया जाएगा द विंडो आएगा भाई, द विंडो आपने देखा द विंडो आया हुआ है, द विंडो आया हुआ है, इसमें आपका द विंडो नहीं है तो आपका ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर ये लिखा हुआ द विंडोज वाज, अभी मैं लिख दूँ ब्रोकन बाई, आपका मैं कहाँ लिख दूँ भाई, ये वाला एग्जाम्पल में यहाँ लिख देता हूँ आपको जिससे क्लियर हो जाएगा। ये आपको हाइड है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द विंडो वाज ब्रोकन बाय हरी।
ठीक है, ये हमारा डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, अब आपने देखा, अब आपका 10 सब्जेक्ट हो गया भाई, द विंडो इसमें भी आ गई है, द विंडो इसमें भी आ गई है, और आपकी द विंडो इसमें भी आ गई है। अब आपको पता है अब क्या लगा हुआ भाई, ब्रोक लगा हुआ है, यानी किसकी है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आपको पता है जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हमें पैसिव में जाने के लिए किस में चेंज कर देते हैं भाई, वाज वर्ब जाता है भाई आपका, वाज वर्ब, और उसके बाद क्या आता है भाई आपकी भाई, वाज वर्ब आता है, फिर उसके बाद क्या आती है आपकी भाई थर्ड फॉर्म आती है, क्या आती है, थर्ड फॉर्म। मैंने बताया अगर एक्टिव में आपकी क्या होती है भाई, अगर एक्टिव में, यहाँ लिख दे दो भाई, अगर आपका एक्टिव में क्या होता है भाई, एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है, ठीक है, उसे हम पैसिव में चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं भाई, आपका वाज आता है भाई, पर सब्जेक्ट सिमिलर है तो वाज आएगा, प्लूरल है तो बढ़ जाएगा, और इसके बाद थर्ड फॉर्म जाती है, ये आपका पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पर क्या आएगी भाई आपकी, यहाँ पर आपकी ब्रोक आई है सेकंड फॉर्म, यानी अब आप किस में जाएगा भाई, वाज या वर्ब में जाएगा। अब आपका सब्जेक्ट क्या बना है भाई, आपका सब्जेक्ट विंडो बना है, तो विंडो सिंगुलर है, यानी आपका वाज आएगा। अब आप देखें द विंडो वाज, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा आपका, ये वाला एलिमिनेट हो गया भाई, क्योंकि हैज नहीं आएगा आपके, इसमें जाएगा वाज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा। फिर आपने देखा वाज ब्रोक, आपका बी वाला ऑप्शन नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रोक की थर्ड फॉर्म होती है आपकी ब्रोकन, ना कि ब्रोक भाई, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये इसकी फॉर्म होती है, तो बी वाला भी ऑप्शन है, यानी डी वाला भी एलिमिनेट हो गया, बी वाला भी एलिमिनेट हो गया, ए वाला भी एलिमिनेट हो गया, और आपको कौन सा बचा, सी वाला बचा भाई, द विंडो लगा हुआ है, फिर वाज लगा हुआ है, फिर उसके बाद ब्रोक की थर्ड फॉर्म लगी है ब्रोकन, और बाई, बाई तो पता ही पैसिव में जाते हैं, और आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, तो आपका सब्जेक्ट क्या था, यहाँ पर हरी था, तो हरी क्या बन गया, आपका ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये बन जाएगा द विंडो वाज ब्रोकन बाय हरी आ जाएगा। क्लियर में, आगे देखते हैं अभी, आपको मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि कौन किसका आपका ऑप्शन था भाई, जिससे कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो आपको मैंने बताया ये फ्लोट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका जनरल ट्रूथ है भाई, और दोज आपका क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और द विंडो वाला आपको कौन सा आ जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं अभी, इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू द, अब ये क्या है भाई आपका कलेक्टिव नाउन आया है, रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ शिप, यानी जो शिप्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसके क्या कहते हैं, वन वर्ड बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं फ्लीट। क्या बोलते हैं भाई, फ्लीट, यानी जो शिप जो होते हैं उनके ग्रुप जहाँ पर खड़े होते हैं उसे बोलते हैं फ्लीट। आपका फ्लोक क्या होता है भाई, आपका झुंड होता है भाई, जो आपके मछुआरे होते हैं भाई, मछुआरे का मतलब आपका भाई क्या होगा भाई, गाय, भैंस, ठीक है, ये आपके इन सब के जो ग्रुप होते हैं उन्हें बोलते हैं फ्लोक। और फ्लाइट क्या होता है आपका, फ्लाइट होता है जब आपने देखा पंछी उड़ता है, उस उड़ने के स्टाइल को क्या बोलते हैं, आपका फ्लाइट बोलते हैं। इससे आप चेंज देख लेना गीगल्स को क्या कहते हैं। तो यानी आपके किसको ग्रुप क्या करते हैं, आपके वन वर्ड आया हुआ है, यानी ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी जहां पर शिप्स के ग्रुप होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आपका फ्लीट बोलते हैं। आगे देखते हैं, अब इसने बोला 16th वाले में, व्हाट टेंस इज द फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैव नॉट सीन हर फॉर सच अ लोएन। अब आपने देखा, यानी ये पूछा ये जो सेंटेंस है आपका किस में लगा हुआ। अब आप हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी सेंटेंस आपका परफेक्ट होगा, आपको आंख मीच याद करने, आपने जहां से पढ़ा होगा वो भी नहीं बताएगा आपको, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। जो हमारे से बच्चे पढ़ते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता कर चलता हूँ, क्योंकि मैं जो चलता हूँ भाई एग्जाम में इतनी चीज आई है तो मैं उन्हें इतनी ही बताकर चलता हूँ, क्योंकि जब मैं इतनी बताकर चलूंगा तब वो कितनी याद रखेंगे, इतनी याद रखेंगे और इसे सोल्व कर पाएंगे। अगर इतनी चीज आई है तो मैं उन्हें अगर इतनी बताकर चलूंगा ना तो इससे भी कम है, इतनी ही याद करेंगे भाई। तो इसलिए मैं चीजें आपको थोड़ी वास्ट लेकर चलता हूँ, ऐसे चलता हूँ कि आप एग्जाम देखते हैं कि आप टिक लगाते चल जाओ कि इसका यही ऑप्शन है। आपको मैं अलग अलग चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस भी होता रहे, और आप इसे क्या करना वीडियो 2.5 पर कर लेना, ठीक है। देखते हैं, फिर इसने बोला ये, यानी आपसे पूछा है ये वाला सेंटेंस कौन सा, यानी मैंने आपको बोला है चाहे पास्ट हो या आपका कौन सा भाई प्रेजेंट हो या आपका फ्यूचर हो, अगर कोई सा भी सेंटेंस आपका परफेक्ट है तो उसमें हैज हैव जरूर होगा भाई। आंख नीच करके बात याद करने वाली बात तो ये है कि अगर परफेक्ट है तो हैज हैव जरूर होगा। अगर कॉन्टिन्यूस है, अगर आपका कॉन्टिन्यूस है तो उसमें आईएनजी फॉर्म ही जरूर होगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है भाई, आपका काम चल रहा होगा, काम चल रहा है, काम चल रहा है भाई, ये काम चल रहा था, ये काम चल रहा होगा, यानी काम चल रहा होगा, बस ये बताना आपको, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो या उसमें हो, ठीक है। अब आपने देखा ये सेंटेंस पूछा है, तो अब आपने देखा हैव नॉट सीन हर फॉर सच अलोएन, ये देख लेना इसमें एरर है, यानी उसने क्या देखा, मैंने उसे नहीं देखा। अब आपने देखा सी लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर तो आईएनजी फॉर्म नहीं है,
भाई जब आपकी यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं है, क्योंकि अगर सी होता तो यहाँ पर सीइंग आता भाई, सीइंग आता, तो आपको पता लगा आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब आपका क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस तो आएगा नहीं। तो आपने देखा आपके दो कॉन्टिन्यूस थे, तो आपके ये दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं भाई, क्योंकि दोनों क्या भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ रहा है भाई, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ रहा है भाई। हो सकता था भाई कि प्रेजेंट में मैंने बताया परफेक्ट होगा तो हैज हैव आएगा, तो आप करेंगे इसमें परफेक्ट इसमें परफेक्ट, लेकिन कॉन्टिन्यूस में आईएनजी फॉर्म आता है, तो इसमें तो आईएनजी है नहीं, तो इसलिए आपको ये चला गया। फिर आपको ये आएगा भाई, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो आपका वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या आता है भाई, आपका हैड आता है। ये भी आपका क्या होता है भाई, हैव की थर्ड फॉर्म होती है, क्या होती है, हैव की थर्ड फॉर्म होती है, हैव की थर्ड फॉर्म की होती है हैड, तो इसलिए क्या आ जाएगा, वहां पर हैव दिया है ना कि हैड, तो इसलिए पास्ट में चला गया। तो क्या बचा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन है भाई। प्रेजेंट है, परफेक्ट है, आपका पता लग गया भाई, हैज हैव आया तो परफेक्ट होगा। आपको पता लग गया सीन आएगा आईएनजी फॉर्म में, तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तो इसलिए आपका क्या हो गया भाई, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, सी वाला ऑप्शन। तो ये लिखा आई हैव नॉट सीन हर फॉर सच अ पीरियड टाइम, जो भी लिखा हुआ तो ये लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि अगर परफेक्ट टेंस होगा तो हमेशा हैज आएगा, हैज या हैव होगा, और कॉन्टिन्यूस भी होगा तो हमेशा आईएनजी आएगा, आईएनजी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे आपका फ्यूचर का होगा। आगे वाला देखते हैं, आगे वाले बोला है टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग इमोशन वी यूज, यानी हमें कोई अचानक से एकदम कोई फीलिंग को शो करते हैं तो किस प्रकार की होती है भाई, यानी सडन फीलिंग्स को हम जब शो करते हैं तो वो आप उसे बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब अलास, अलास बोल दिया आपने, वाव, एकदम सडन फीलिंग तो है नहीं है, आपने वाव बोल दिया यार, ठीक है, अलास, वाव या हे, एकदम अच्छा ये सडन फीलिंग। अलास का मतलब है दुख, बहुत दुख हो सुन गए, एकदम सडन फीलिंग तो ये। वाव, आपके मुंह से एकदम कोई मूवी देख रहे हो उसमें अच्छे सीन हो गया, आपसे अचानक से निकल गया भाई वाव, तो यानी हो गया, यानी अचानक वाली फीलिंग, यानी सडन फीलिंग है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं भाई। प्रीपोजिशन तो हम नहीं बोलते भाई, क्योंकि प्रीपोजिशन वर्ड के साथ आते हैं, इसकी कोई फीलिंग से रिलेटेड नहीं है भाई। एडवर्ब क्या होता है, आपके काम करने का तरीका बताती है, ये भी कोई फीलिंग नहीं है। आपकी कंजंक्शन होती है, कंजंक्शन क्या करती है, दो आपको सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है, तो तीनों में से किसी में भी आपकी कोई फीलिंग नहीं शो नहीं करते, तो सडन फीलिंग शो करने के लिए हम किसका शो करते हैं, इंटरजेक्शन का शो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अलास, वाव, ऐसी चीजें आपकी जो लिखी हुई होती है। अब आगे लिखा होगा, इसने लिखा है शी वुड नॉट हैव ऑन सच अ बिग ऑफिस इफ डैश चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी वह क्या नहीं कर पाती, कभी भी इतना बड़ा ऑफिस नहीं खरीद पाती अगर क्या होता उसके सामने काफी चैलेंजेस होते हैं। तो अब आपने देखा, मैं आपको एक अलग से स्लाइड लेकर आपको मैं चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई कंडीशन शो कर रहे हो, ठीक है, कोई कंडीशन शो कर रहे हो, क्या शो कर रहे हो, कंडीशन शो कर रहे हो, और कंडीशन भी किसको जा रही है, पास्ट को जा रही है, तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होएगा वो आपका आता है भाई, इफ या वेदर आएगा भाई, इफ आ जाएगा, इफ के साथ आपका हेड जाता है प्लस थर्ड फॉर्म जाती है, या फिर आपका हेड जाता है, हेड या आपका हेड बीन जाता है। फिर आगे जो जाएगा आपका मोडाल्स आएगा भाई, आपका मोडाल जाएगा प्लस हैव जाएगा और प्लस थर्ड फॉर्म जाएगी। ये कब आएगा, ये एक्टिव में आएगा, आपका मोडाल्स आएगा प्लस बीन आएगा प्लस थर्ड फॉर्म प्लस हैव आएगा प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। ये आपका इसमें होता है भाई, पैसिव में होता है। मैंने आपको बताया कि अगर आपके अगर कंडीशन शो कर रहे हो, कंडीशन किसी बड़ा कंडीशन, और कंडीशन भी किसके शो कर रहे हो, पास्ट का शो कर रहे हो, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा, एक हेड कब आता है, जब आपको वर्ब दी होगी, तो वर्ब को हटाकर किस में चेंज करेगा भाई, हेड प्लस वर्ब पे थर्ड फॉर्म। और हेड कब आएगा, जब एक हेड पहले दिया होगा, हेड गिवन बिफोर, यानी एक हेड आपको पहले दिया होगा तो दूसरा हेड हम इंसर्ट कर देंगे। और हेड बिन कब जाएगा, जब आपका सेंटेंस पैसिव में होगा, पैसिव में। और आगे वाले मोडाल्स अगर एक्टिव में है तो मोडाल्स क्या होते हैं आपके भाई, शुड,
कुड, माइट, ये सब आपके मोडाल्स होते हैं। कुड, शुड, माइट है, ये जो हमने क्लास बनाई है आपकी 9th में स्पेशल तो है, लेकिन आप क्या मतलब ये एरर आप 11th में भी आ सकते हैं। ये दोनों बच्चों के लिए है, ठीक है ना। ये जरूर थोड़ी ये वाला साल 9th वालों के लिए है, ये 11th में नहीं आएगा। 11th में है, थोड़ा सा हल्का सा लेवल अप कर देते हैं या आपका डाउन भी कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़े कि आपको ये आपका 9th में 11th में नहीं दे सकते, ठीक है, हम इसे किसी को भी दे सकते हैं। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन बोला है, इसने बोला है शी वुड नॉट हैव ओन सच अ बिग ऑफिस इफ चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट। यानी अब आपको देखा, एक तो एक क्लोज आपकी ये रही और एक क्लोज आपकी ये रही इफ वाली। यानी आपको क्या करा, इफ वाली क्लोज बाद में दे दी और यानी पहले वाली क्लोज बाद में दे दी और बाद वाली क्लोज आपको पहले दे दी। तो अब आपने देखा इफ के साथ कंडीशन है, यानी आपको ये वाली क्लोज सही करनी है। इफ वाली इसमें तो एरर दिया हुआ आपको, यानी आगे वाली आपकी सही होनी चाहिए, मोडाल्स होना चाहिए, हैव होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, एक्टिव में होगा। तो अब आपने देखा यहाँ पर क्या लगा है, मोडाल से लगा हुआ है, शुड वुड आया हुआ है, मोडाल से नोट लगा हुआ है, फिर हैव लगा हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी एक्टिव में सेंटेंस कैसा है, क्योंकि खरीदने का काम कौन करती है और चैलेंज भी के सामने आता उसी के सामने है, तो इसलिए सेंटेंस एक्टिव में है। तो वुड के साथ नॉट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आपने देखा मोडाल्स दिया हुआ है, फिर हैव दिया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है। तो आगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो आएगा, इफ आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड हैड या हैड बीन आएगा। तो अब आप देखना क्या आएगा। अब भाई डज नॉट तो वैसे नहीं आएगा, क्योंकि हेड आएगा आपका, डिड नॉट भी नहीं आएगा और आपका ना ही ये वाला आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन वैसे आपका ए वाला। देखो मैंने आपको क्या करवाया, आपका रूल क्लियर करवाया और आपको क्या ऑप्शन दाहिने सिलेक्ट हो गया। मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया, आपको पता लगा हेड आएगा, या तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या हेड आएगा, या हेड बीन आएगा। आपको मतलब डिड नहीं आएगा भाई, आपको पता नोट साइन नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब की साइन फॉर्म नहीं आएगी। क्या नहीं आएगा आपका, डज नॉट नहीं आएगा भाई प्रेजेंट में, आपका सिर्फ हेड आएगा, यानी ए वाला ऑप्शन। भाई हेड दिया हुआ है और आपके आ दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी साइन की थर्ड फॉर्म। तो शी हैड नॉट साइंड आ जाएगा। तो शी वुड नॉट हैव ओन सच अ बिग ऑफिस इफ शी हैड नॉट साइंड द चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं आपका ये आपका 19th वाला देखते हैं भाई, ठीक है बट ठीक है। आपको मैं पूछना था भाई, सारी चीजें क्लियर तो हो रही है भाई, ज्यादा वो चीजें तो नहीं हो रही। आपको वीडियो का कंफ्यूजन है तो दोबारा देख लेना। वैसे मैं आपको क्योंकि मैं सारी चीजें बताता चल रहा हूँ कि ये रूल जो लगा है आपका, ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका इसकी वजह से ठीक है। ये नहीं कि मैं आपको एबीसी आपको कर देना, हो सकता था मैं आपको पूरा पेपर क्या करवा था, क्वेश्चन सोल्व करवाया था, लेकिन उसमें काफी टाइम लग जाता। मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे को हर रूल क्या पता हो, कि चारों ऑप्शन के बारे में पता हो कि ये वाला ऑप्शन इसलिए सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन इसलिए सही नहीं है और ये वाला इसलिए सही है। इसलिए मैं सारा चीजें आपको बताते चल रहा हूँ कि बाई चांस आपको मैंने तो आपको पहले बता दिया क्लास स्टार्ट करने से पहले कि एग्जाम में कभी भी क्या नहीं था, वह चीज नहीं देता जो आपको याद है भाई। जो बुक आपके पास होगी वो दूसरे बच्चे के पास होगी, जो दूसरे बच्चे के पास है वो तीसरे बच्चे के पास होगी। इंटरनेट आपके पास भी, इंटरनेट उसके पास भी है, यूट्यूब आपके पास भी, यूट्यूब उसके पास भी है, पैसे उसके पास भी है इतने, और पैसे उसके पास भी है कि वो कोर्स परचेज कर दे। यानी सारी चीज पढ़ाती हुई है। जो मैं पढ़ाऊंगा वही आपको क्या पढ़ाएगा, दूसरे वाला पढ़ाएगा। बस थोड़ा पढ़ाने का आपका क्या हो जाता भाई, वो चेंज रहता है कि कितना डीप नॉलेज में जाकर उसे पढ़ाना है। तो वही मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। मैं अब ये लिखा हुआ 19th वाले में, सब एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स बिलीव दैट अर्थ डैश राउंड, यानी सब एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर बिलीव। अब आपने देखा ये आपके लिए प्रिंसिपल क्लोज लगी हुई है, फिर ये आपका दैट आ गया, यानी वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला। ये दैट आपका क्या भाई, कंजंक्शन आ गया। फिर आपकी ये क्या आ गई भाई, सबऑर्डिनेट क्लोज आ गई। आपको पता है अगर प्रिंसिपल क्लोज आपकी किस में होती है भाई, प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में होती है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज किस में चली जाती है आपकी, सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट परफेक्ट में चली जाती है। पास्ट परफेक्ट में तो लगेगा भाई ये वाला आप किस में है, क्योंकि बिलीव यानी बिलीव की सेकंड फॉर्म दी आपकी बिलीव, तो आपको पता लगेगा कि हेड बीन कर देता हूँ भाई, हेड हो जाएगा कि ऑलरेडी आपको थर्ड फॉर्म दी है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर थे वो क्या बिलीव करते थे कि अर्थ जो है किसके राउंड घूमते हैं, आपके यानी अर्थ घूमती है, यानी अर्थ क्या है आपकी, राउंड है यानी गोल है। ये तो बोला है कि आपके एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर जो है क्या बिलीव करते थे कि अर्थ जो है आपकी क्या है, गोल है, यानी बिलीव करती थी। अब आपने देखा राउंड का मतलब गोल है, तो यानी तो जनरल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ है कि आपकी जो धरती जो है वो आपकी गोल है,
ये तो जनरल ट्रुथ है ना, तो भाई अब चेंज होगी ना आगे वाले में जो जनरल ट्रुथ है वो जनरल ट्रुथ ही है। तो आपने जैसे पीछे वाला एग्जाम्पल में देखा था उसी तरीके से ये वाला एग्जाम्पल है कि हम जनरल ट्रुथ को कभी भी चेंज नहीं करते। तो आपका आवाज नहीं आएगा भाई कि पास्ट में जाएगी, इस बीइंग का मतलब क्या पैसिव में नहीं है, आपके सिर्फ बी वाला ऑप्शन जाएगा कि अर्थ इज राउंड, यानी अर्थ क्या है आपकी गोल है भाई, तो इसलिए आ जाएगा अर्थ इज राउंड आ जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब आगे देखते हैं, इसने बोला है फीबल। अब मीनिंग पूछा है फीबल का, तो फीबल का मतलब होता है आपका कमजोर। ठीक है, अगर आप क्या करना चाहते हो भाई हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे क्या होगी भाई, एक एरिजोना अकेडमी है भाई, एरिजोना अकेडमी, एरिजोना अकेडमी 4 कर लेना @ क्योंकि अभी नया चैनल है तो आपको मिलेगा नहीं, तो @ एरिजोना अकेडमी 4 कर लेना। उसमें मैंने खुद नहीं बनाया हुआ है, शॉर्ट बनाकर आपको सिनोनिम्स याद करवाए गए, तो आप उन्हें शॉर्ट कम से कम समय में क्या करते हैं, उसे याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से, और ऐसे ट्रिक आप उन्हें भूलोगे भी नहीं। ठीक है, इस पर भी आएंगे आपकी सिनोनिम्स की, लेकिन इसमें पहले आप ये करवाएंगे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो फीबल का मतलब कमजोर था, डुल का मतलब बुद्धू होता है भाई, अफ्रेड का मतलब क्या होता है भाई डरा हुआ, बोरिंग का मतलब क्या होता है भाई उबस, और वीक का मतलब आप कमजोर, यानी डी वाला ऑप्शन क्या आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी फीबल कमजोर आपका वीक आ जाएगा। अब इसका सिनोनिम सोच रहा है नहीं सेम मीनिंग किसका भाई, फैसिनेट। तो फैसिनेट का मतलब होता है अट्रैक्ट करना किसी को भाई, एगर का मतलब चाहत होता है भाई, फ्रेश का मतलब आपका भाई तरोताजा वाला, ब्राइट का मतलब क्या होता है भाई आपका एकदम चमकदार, और अट्रैक्ट का मतलब होता है अट्रैक्ट, किसी को अट्रैक्ट करना। तो फैसिनेट का मतलब हो जाएगा आपका अट्रैक्ट। एंटोनियम का मतलब है डिफरेंट मीनिंग, यानी जो इसका मीनिंग है उससे डिफरेंट मीनिंग वाला। तो डेस्पाइस का मतलब होता है आपका हेट, यानी क्रोध, यानी नफरत। क्या बोलते हैं नफरत, तो नफरत का आ जाएगा भाई हेट भी आपका इसका सिनोनिम्स है। डिटेस्ट का मतलब भी हेट है, ये भी इसका सिनोनिम्स है। रिलीव नहीं आएगा आपका बी वाला ऑप्शन आएगा लव, यानी डिस्पाइस का आपका सिनोनिम्स हेट बोलते हैं, यानी डिस्पाइस का सिनोनिम जो है हेट, यानी हेट, तो इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन आ जाएगा भाई। एंटोनिम्स पूछा है तो इसलिए लव आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला है 23 समथिंग विच इज कम्प्लीटली रिडिकुलसली। रिडिकुलसली का मतलब होता है बहुत बद्धा। क्या बोलते हैं भाई, बद्धा। जैसे लग रहा है ना कोई भी, जैसा भाई आप कोई देखते हो भाई कोई व्यक्ति आ रहा है अजीब वगैरह कपड़े बोलते हैं कितना बद्धा लग रहा है इन कपड़ों में, तो क्या बोलते हैं रिडिकुलस। क्या बोलते हैं भाई रिडिकुलस। तो बद्धे के लिए आ जाएगा अपसर्ड, अपसर्ड यानी बहुत बद्धा लग रहा है। नॉन चलाने का मतलब क्या, लापरवाह जाएगा भाई। अम्यूजिंग का मतलब आनंद, और अमेज का मतलब भी आनंद आ जाएगा। तो रिडिकुलस का मतलब बद्धा होता है, यानी कितना बद्धा लग रहा है, तो अपसर्ड माने बद्धा आ जाएगा। अब इसका अपोजिट मीनिंग देखना है, किसका अपोजिट मीनिंग, जिसमें आपको अंडरलाइन की है। अंडरलाइन का मतलब इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब है भ्रम। जैसा आप कभी कभी ऐसे देखते हो तो ऐसा लगता है कोई इधर से गया, जैसा आप कुछ पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो ऐसा लगता है कमरे में कोई आया, लेकिन जब कोई आया हुआ नहीं होता, तो यानी वो आपका क्या होता है भ्रम होता है। तो आपने देखा भूतों वाली फिल्म में क्या होता है, ज्यादातर पहले तो भ्रम होता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है आपकी हकीकत होती है। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, तो भ्रम का मतलब है उल्टा आ जाएगा पर रियलिटी, यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इल्यूजन का मतलब भ्रम, और रियलिटी का मतलब वास्तव में ये सच है, झूठ नहीं है, यानी ये कोई भी क्या आपका भ्रम नहीं है। तो आज की क्लास का भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है भाई, तो ये बोला है इसमें द सेंटेंस सेड टू मेंटेन बॉडी, यानी अब आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला करना है। तो ये पूछा द टीचर सेड टू अस मैन इज मोटर। अब आपको पता सेड टू किस में चेंज हो जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टोल्ड में चेंज हो जाता है भाई। तो आपको पता सेड टू दिया हुआ है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा आपका, टोल्ड दिया हुआ है तो ये हो सकता है, सेड टू दिया हुआ है तो आपको ये वाला ऑप्शन है। अब इन दोनों में से आएगा। अब आपको ये पता होता है कि पास्ट में अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लोज, ये तो आपकी कौन सी है भाई, आपकी द टीचर सेड वर्ड आपकी प्रिंसिपल क्लोज है, और मैन इज मोटर वाली ये कौन सी आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है। अगर प्रिंसिपल क्लोज किस में होती है भाई, जब प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में होती है तभी तो हम सबऑर्डिनेट क्लोज को चेंज करते हैं, अदरवाइज हम तो चेंज ही नहीं करते। तो अगर पास्ट में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लोज को हम, सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी होती है, जो आपकी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई होती है, उसे हम किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट में ही चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में। अब आपने देखा मैन इज मोटर, तो ये परफेक्ट में जाने के लिए करेगा भाई, आपको लिखा द टीचर टोल्ड अस, द टीचर टोल्ड अस, यानी यहाँ तो ठीक है, फिर दैट कंजंक्शन, फिर मैन इज मोटर लिखा हुआ है, तो ये आपको तो सेम ही है, तो यानी वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और मैन वाज मोटर यानी प्रेजेंट सेक्शन में चला गया पास्ट में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, यानी कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ये तब होता जब आप क्या करते, ये वाला मैन इज मोटर आपका क्या नहीं होता भाई, जनरल ट्रूथ नहीं होता,
क्योंकि मैंने बताया ना, अगर कभी भी चीज़ आपकी क्या होगी भाई, कोई चीज़ अगर आपकी जनरल ट्रूथ है तो वो आपकी चेंज नहीं होती भाई, ठीक है। यानी आपने देखा ये वाली चीज़ आपकी क्या है भाई, आपकी जनरल ट्रूथ है। मुझे पता है ये सेंटेंस पास्ट में है तो ये भी पास्ट में जाना चाहिए, लेकिन पास्ट में कब जाएगा, जब ये जनरल ट्रूथ नहीं हो। अगर ये जनरल ट्रूथ है तो हम इसे क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं कर सकते भाई। तो इसलिए आपका चेंज नहीं होगा, तो इसलिए मैन इज मोर्टली रहेगा आपका बी वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन तब होगा जब आपका यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसी होती है भाई, आपकी जनरल ट्रूथ नहीं होती। अब ये जनरल ट्रूथ है, आप जनरल ट्रूथ को कभी भी क्या नहीं भाई, चेंज नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो आपके जो होते हैं, आज की हमने क्या प्रैक्टिस करी है, आज मैंने 9th क्लास के एंट्रेंस की क्या प्रैक्टिस करी है, 2024 में जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर था उसके मैंने इंग्लिश सेक्शन की क्वेश्चन की सारे की प्रैक्टिस करी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आप 2024 करिए, फिर 23, 22 ऐसे क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारी क्वेश्चन के साथ बने रहने के लिए क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो कि हमें कि सर 4th वाले क्वेश्चन एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका 5th वाला एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे आगे वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। प्रीवियस वीडियो में किसी बच्चे का ये डाउट आया था तो उसका डाउट हम ये क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। आपने सारी चीज़ तो पढ़ी हुई है, बस आप भी ध्यान रखना, अब आपको कुछ भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, अब सारी चीज़ें आपको सिर्फ प्रीवियस वाली पढ़नी है, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो के भाई लोग इतने ही रखते हैं भाई, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।